तो मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता हूँ, इसलिए मैं खुद बदल रहा हूँ और मेरी दुनिया बदल रही है। So like how do you manage work life and personal life and all? So how do you manage all things? इंटीग्रिटी इज अ पार्ट ऑफ लॉ। अभी अब ग्रेविटी का लॉ बोलते हैं कि कुछ भी चीज छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, वो एक लॉ है। So how do you manage your time as a consultant doctor? डॉक्टर्स के दिमाग में कुछ चीजें फिक्स ही होती है कि कुछ पेशेंट ने ये बोला तो यही होगा, ये बोला तो यही होगा। ये सब पेशेंट ऐसे ही होते हैं। जो पेशेंट आता है उसके साथ रहो, क्योंकि हॉस्पिटल में आना ना कोई शौक नहीं होता है, वो मजबूरी होती है। 3 चीजें बहुत बेस्ट लग रही है मुझे कि लीड बाय एग्जांपल, जनरोसिटी और डेडिकेशन टुवर्ड द मिशन। Okay. So ladies and gentlemen, today I would like to introduce a doctor, entrepreneur जो writer है, author है और साथ में he has 2 beautiful girls. So ladies and gentlemen, let's give him a big round of applause. He is the founder of Candor IVF Center, जिनकी इंडिया में, पूरे इंडिया में नियर अबाउट 12+ ब्रांचेस है IVF की, जब हम अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम डॉक्टर जयदेव धामेलिया। वेलकम सर। Thank you for your really generous introduction about me. And I would like to say something about me, a marathon runner, because in this busy life, to run a marathon is requires a really big time managing and scheduling the life and Right. making fitness. So people call me a marathon runner also. I love to. Point to be noted, sir. So sir, basically हमारा एक पॉडकास्ट का एक उद्देश्य है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं तो जब वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं तब कुछ सिनेरियो अलग रहता है। जब वो खुद से हॉस्पिटल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर प्योनर भी कहलाते हैं, यानी कि उनमें कुछ बिजनेस की स्किल भी होनी चाहिए। सो सर, थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू से कि आप में से कई सारे डॉक्टर्स रहेंगे, हॉस्पिटल ऑनर रहेंगे, जो आपके पास से इंस्पिरेशन लेने वाले। सो वेलकम बैक अगेन सर। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू कि सर, शुरुआती दिनों में जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आपने 12+ ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैले हुए, जब अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि अभी इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यू। पूरे इंडिया में 100 का हमारा मिशन है, विजन है कि 100 तक करना है। अभी तो मतलब पान इंडिया से हमें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इंडिया के बाहर भी जाए, तो हमारा गोल है। और आपने जो बोला ना कि डॉक्टर कम एंटरप्रेन्योर, तो अभी एक नई टर्म्स आ रही है मार्केट में, मतलब लोग बोलते हैं डॉक्टरप्रेन्योर। हाँ, तो आई लव टू दिस टर्म फॉर मी। डॉक्टर का पेशा भी नहीं छोड़ना है और एंटरप्रेन्योर भी बनना है, तो दैट इज डॉक्टरप्रेन्योर। ग्रेट सर। सो सर, आप अभी डॉक्टरप्रेन्योर हो, बट यूं ही आप नहीं बने होगे, आपकी लाइफ में भी कई सारे चैलेंजेस आए होंगे सर। Yes. शुरुआती दिनों में। सो कैन यू ब्रीफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट? ओके, एंटरप्रेन्योर, उनकी अगर आप गूगल में डेफिनेशन देखोगे ना, तो उसमें उसका मीनिंग ऐसा आएगा कि जो उद्यमी है, जो अपना बिजनेस करने के लिए फाइनेंस का रिस्क लेके कुछ करेगा, तो नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क होगा, यानी 0 या तो माइनस में भी जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है, वो जो एज ए डॉक्टर सेफ इनकम एंड सेफ सेविंग एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल। जब एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे बड़े जो भी इनकम आ रही है उसको फिर इन्वेस्ट करे ये सेल्फ में और बिजनेस को बढ़ाने में। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आई थी मेरे पास कि मेरे पास कोई बेकिंग नहीं था, सब मेरे खुद को ही अर्न करना था और वही मेरे बिजनेस में लगाना था। तो सबसे बड़ी चैलेंज है, अभी भी फेस कर रहा हूँ, वो फिनेंस का है। और सेकंड थिंग कि एज एन डॉक्टर, पेशेंट जो मुझे जानते हैं, जयदेव भाई को जानते हैं कि मेरी ट्रीटमेंट जयदेव भाई ही करे, तो सारे पेशेंट को भी अटेंड करना और साथ में ये एंटरप्रेन्योरशिप भी साथ में करना है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बड़ी बिग टीम बनानी और टीम के पास से काम लेना। तो जो टीम के पास काम लेना, इट्स एन आर्ट। वो मुझे धीरे धीरे आइडिया है कि डॉक्टरप्रेन्योर बनना इतना आसान भी नहीं है। और मतलब चैलेंज की आप बात कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चैलेंज मैन पावर को मैनेज करना, वो भी मेरे लिए पास सामने आई। 2008 से मैंने ये जर्नी चालू की और 2017 तक मेरी टीम में 15 जन थे, वो भी हर महीने कोई ना कोई चेंज होता रहता था। कोई भी मेरे साथ लंबा टिकता नहीं था। Okay. तो
कहीं ना कहीं मैं वो मेरी स्किल मिसिंग थी कि मैन पावर को कैसे मैनेज करना, कैसे मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहे, कैसे मैं उनसे मैक्सिमम काम ले सकूं, मेरे विज़न के साथ वो अलाइन हो। तो ये चैलेंज वो भी आई कि मुझे बड़ी टीम बनानी। 2017 के बाद मैं ये इस चीज़ काफ़ी अच्छे से सीखा और काफ़ी मेरे खुद ने में बदलाव किए, और उसके बाद मैं अभी 150 प्लस मेरी टीम है और 25 मेरी टीम में लीडर्स है कि जिनको आप आधी रात को भी उठा के पूछोगे कि क्या करना है लाइफ में, तो वो बोलेंगे कैंडोर की 100 ब्रांच पान इंडिया करनी है। क्या बात, तो ये क्या बड़ी बात। टीम में बना चुका। तो ये सारी चैलेंज आई, और एक चैलेंज वो भी बोल सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन मेरी फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया तो हो सका। ओके, बढ़िया सर। तो सर इसी में से आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे बोला कि डॉक्टर पियोनर, राइट? सो एक जो डॉक्टर है था, डॉक्टर जो होते हैं ना, आप गलत मत समझना, बट ऐसा कहे थे कि थोड़े बहुत वो इगोइस्टिक होते हैं, राइट? सो आपने जैसे बताया अभी कि वो शुरुआती दिनों में आपकी बात कोई मानते नहीं थे वगैरह वगैरह, एंड देन आफ्टर वो मानना शुरू किया। तो व्हाट यू से सर, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, क्योंकि एक अकेला डॉक्टर होता है और उसके बाद जब हॉस्पिटल शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होता है। आपका वर्ड मतलब डॉक्टर इगोइस्ट होता है, मैं इतना तो नहीं देखा मैंने कि डॉक्टर इगोइस्ट होते हैं। हाँ, डॉक्टर अपने फील्ड में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, या तो फिर पेशेंट उनके सामने जो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं या जो भी बोलते हैं, वो डॉक्टर को कभी ऐसा भी लगता है कि इसको इतना भी नहीं पता है, या फिर कभी कभी हेक्टिक लाइफ में डॉक्टर कभी मिसबिहेव करते हैं तो पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर्स लोग ईगो है। या तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि समझ का एक नज़रिया भी हो सकता है कि डॉक्टर्स ईगोइस्ट है, सही है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर ईगोइस्ट नहीं होता है। एक्चुअली डॉक्टर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेडिकल साइंस की भी लिमिटेशन और हमारे पेशेंट की हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बियॉन्ड द भगवान से भी ऊपर की एक्सपेक्टेशन है उनकी। तो डॉक्टर सर ज्यादातर डाउन टू अर्थ होते हैं, पर अगर आप बोल रहे हो तो मे बी ऐसे मिथ है, इट्स कंप्लीटली मिथ, एग्जैक्टली। या सर, क्योंकि आप जितने डॉक्टर्स को मिले उससे ज्यादा तो मैं डॉक्टर्स को मिला हूँ। सही है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास ज्यादा है कि इतने डॉक्टर्स को मिला हूँ। तो इन माय एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आर रियली डाउन टू अर्थ। ओके। सो और सर मेरा दूसरा सवाल था कि एक अकेला डॉक्टर होता है और जब वो डॉक्टर पियोनर की अपनी शुरुआत करता है हॉस्पिटल लेने के लिए, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग। और आपने जब शुरुआती दिनों में 15 लोगों के आपके साथ कोई टिकते नहीं थे, उसके बाद आपने क्या ऐसा फेरबदल किया, क्या माइंडसेट डेवलप किया, क्या चीज़ किया कि जिसके जरिए आप अभी 150 तक अभी आप पहुंच गए? मेडिकल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सिर्फ मेडिकल की नहीं होती है, लाइफ की भी प्रैक्टिस होती है। तो मैं प्रैक्टिस मेरी लाइफ में जो भी मुझे अचीव करना था वो नहीं मिलता था, तो मैं खुद में देखता था कि भाई मेरे में ऐसा क्या मिसिंग है। तो मेरे खुद में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं बेसिक चीज़ें बोल दूं कि क्या क्या मैंने मेरे खुद में चेंज किया। तो सबसे पहले रिएक्शन देना कम हुआ, गुस्सा कम, लोगों को जज करना बंद, और सब में कुछ ना कुछ खूबिलिटीज़ होती है और कुछ ना कुछ उसमें खामियाज होती है। तो खामी को इग्नोर करो और उसमें जो खासियत है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हमारे विज़न के साथ उसको जोड़े, और उनकी खामी को उसको खुद ही देखने दे ताकि हम दिखाए। अक्सर ऐसा होता है कि जिसको हम दिखाते कि देश में ये खामी है तो अक्सर वो सुधरने का चांसेस कम हो जाता है, फाइटिंग मोड में ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैंने ये चेंज किया मेरे खुद में कि लोगों को मैं ग्रो होने का चांस देता हूँ, उसको पूरा एटमॉस्फेयर देता हूँ जिस एटमॉस्फेयर में वो ग्रो कर पाए। अभी रिसेंटली मैंने ये जो चीज़ कर रहा हूँ वो मैंने एक बुक में पढ़ा कि स्नोबॉल, आइस का जो बॉल होता है वो कौन से एटमॉस्फेयर में बेस्ट काम करेगा, जो ठंडा एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर उसको मैं गर्मी में रखूंगा और फिर बोलूंगा कि ये आइस बॉल किसी काम का नहीं है, तो आइस बॉल का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो एटमॉस्फेयर दिया है उसका प्रॉब्लम है। exactly. तो मैं मेरी हॉस्पिटल में मेरे जितने भी एम्प्लॉय है, मेरे जितने भी कलीग है, मेरे जो अभी फैमिली मेंबर्स है मेरे साथ, तो उनको मैं क्या एटमॉस्फेयर दूं ताकि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। सही। तो ये मैं कर रहा हूँ लास्ट 6-7 ईयर्स है। और इसका एक एग्जांपल दूं कि कोरोना के टाइम पे मेरा IVF सेंटर है। तो अक्सर IVF सेंटर में कोरोना के टाइम पे तो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे क्योंकि इट्स नॉट अ इमरजेंसी थिंग्स। अग्री।
सो उस टाइम पे मैंने बहुत बड़ा लोन लेके हॉस्पिटल बनाया था और उसका ईएमआई काफ़ी गड़बड़ चल रहा था और मेरी टीम को पता चला कि ये गड़बड़ है। तो मेरी आधी टीम ने सैलरी ली नहीं और आधी टीम ने बोला कि हमें जितना घर पर ज़रूरत है इतना पैसा दो, बाकी आप अभी ईएमआई भरो, बाकी बाद में देख लेंगे। अच्छा, यही स्टाफ थे जो 2017 पहले 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना हॉस्पिटल में टेक के निकल जाते थे। अभी वो मेरे साथ इतने जुड़े कि वो सैलरी तक नहीं दूं तो भी मेरे साथ रुकना चाहते हैं। तो ये कुछ मेरे खुद में बदलाव किया, उसमें ये मुझे दिख रहा है कि सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड। सो इन शॉर्ट आई वुड से कि एक हॉस्पिटल को रन करने का उसका सक्सेस का की है कि भीतर का जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है पहले वो करना चाहिए, यस देन आफ्टर यू मीन टू से। यस मतलब दुनिया को मैं नहीं बदल सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे मेरे पाँव में कांटे कीले लग रहे हैं तो मैं पूरी दुनिया में वो जाजम पाथरने नहीं जाऊँगा, मैं मेरे शूज़ ऐसे बनवा लूँगा ताकि मेरे पाँव में कुछ नहीं लगे। तो मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता हूँ, इसलिए मैं खुद बदलता हूँ और मेरी दुनिया बदल रही है। और सर आई वुड से लकीली कि मैं सर के साथ से पिछले 6-7 साल से जुड़ा हूँ, एक्चुअली मेरे क्लाइंट भी है। सो यू नो जयदेव सर, मुझे एक क्वेश्चन आपके पूछना है बिकॉज मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मेरी आंखों के सामने मैंने आपको आगे बढ़ते हुए देखा है, फ्रेंकली बोल रहा हूँ मैं, और आपकी टीम को भी मैंने देखा है। सो व्हाट इज की सक्सेस की बिहाइंड दैट? आप जब मेरे साथ जुड़े ना तो सही में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। आप ही मेरे लिए मोटिवेटर हो कि आप मेरा यूट्यूब चैनल चालू करवाने के लिए शायद 1 महीना 2 महीना मेरे पीछे पड़े थे। आपने काफ़ी मुझे एग्जांपल्स दिए थे, फिर भी हम यूट्यूब से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। फिर आप पूरा ताम जाम कैमरा लेके मेरी हॉस्पिटल पे पहुंच गए थे और आपने बोला था कि कुछ तो बोलो कैमरा के सामने। और फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने बोला था और पसीना पसीना था और हमने वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं की, लेकिन जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई उसको देख के काफ़ी पेशेंट इंस्पायर हुए और वही जर्नी आपने मेरे साथ चालू करवाई थी। और वो यूट्यूब चैनल में अभी मोर देन 135 समथिंग 1,35,000 सब्सक्राइबर्स है और मोर देन 400 वीडियोज़ है। एक वीडियो शूट करने में मुझे दिक्कत आ रही थी और आपका ये मोटिवेशन मुझे यहाँ तक लेके आया। तो उस टाइम पे मेरा पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा, दुनिया में अगर मुझे कोई बोले कि आपको मरना पसंद है या पब्लिक के सामने बोलना पसंद है तो मैं मरना पसंद करता। मैं पब्लिक स्पीकिंग से इतना डरता था, कैमरे के सामने बोलने से इतना डरता था, लेकिन यही चीज़ मुझे दिख रही थी कि आगे जाके मुझे करनी ही है। आई हैव टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग विथ अनकम्फर्टेबल कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स, और जहाँ पे मेरी क्रेडिबिलिटी बन सकती है या मैं कुछ लोगों को दे सकूँ। मुझे शौक था कि भाई मैं कुछ इंफॉर्मेशन लोगों को दूँ ताकि लोगों के काम आए। तो ये सोशल मीडिया या पब्लिक गैदरिंग ही बेस्ट ऑप्शन था। तो अभी मैं आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल्स एंड इन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी आई कैन स्पीक। सो आपने देखा तब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ की स्टार्ट हो रही थी। मेरी लाइफ में मुझे एक प्रोग्राम मिला जिसको बोलते हैं लैंडमार्क फोरम, और ये प्रोग्राम से मेरी लाइफ में थोड़ा मैं खुद को देखना चालू किया। मैं लोगों की तरफ उंगली करना बंद किया और मेरे खुद के पर देखना चालू किया कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ ताकि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आपने ये जो 6 साल की जर्नी जो देखी है, आपने सही में उस टाइम पे मेरा 0 बोल सकते हैं, जो भी है वो 0 से स्टार्ट हुआ है। और थैंक यू, आपने वो जर्नी में काफ़ी बार मोटिवेट किया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना, वो है अप्रिशिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट। आप लोगों को खाना नहीं दो तो चलेगा, लेकिन अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे ना तो कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा अपनी फील्ड में या बिजनेस में हो, लेकिन अप्रिशिएशन अगर नहीं मिलेगा तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, अप्रिशिएशन के बिना नहीं चलेंगे। तो आपने वन ऑफ द अप्रिशिएटर, वो अप्रिशिएट मी, एंड जिन्होंने मेरे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन बढ़ाया और आम दिस थिंग। सर वो तो आपका बड़प्पन है, बट फ्रेंकली बोलूँ तो यू नो ग्रेटिट्यूड आपका सही है, बट कहीं ना कहीं सर ये जो ताली है 2 हाथों से ही पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सर आपका काफ़ी बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि मैंने थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव फाइंड आउट कि आपने जो डिसिप्लिन दिया हुआ है, मैंने आप में जो डिसिप्लिन दिखा है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आपने ऐसा बोला है कि मुझे इस टाइम पे मिलना है। मैंने आज तक के 6 साल के मेरे सर के साथ कनेक्शन हुए, मैं आपको बोल सकता हूँ मैं 5 मिनट से ज़्यादा मैंने आपको मिलने के लिए मैंने वेट नहीं किया है।
फिर भी आपका इतना बड़ा एम्पायर है सर। Yes, तो मेरी ये लाइफ कहीं ना में कहीं आपका सर सेल्फ डिसिप्लिन है, Yes. वो भी कहीं ना कहीं इसमें मैटर कर रहा तो है, जो आपने कमिटमेंट, जो आपका Yes, कमिटमेंट है। yes, yes. तो आपने पूछा ना कि ये ऐसा क्या लाइफ 6 साल में इम्प्रूवमेंट किया कैसे किया, तो ये एक चीज बोल सकते हैं कि अगर मैं कहीं पे टाइम देता हूँ तो अभी मुझे वो 100% तक जाना है, लेकिन 90% मैं उस टाइम पे पहुंच जाता हूँ। हॉस्पिटल में अभी पेशेंट को ओटी में लेते हैं तो स्टाफ को फ़ोन करके पूछना नहीं पड़ता है कि साहब कहाँ पहुँचे या पहुँचोगे। उनको पता ही होता है कि 9 बजे ओटी है तो 9 बजे सर हॉस्पिटल में ही हैंगे, राइट, ये ओटी में चप्पल पहन रहे होंगे एग्री, या ओटी के अंदर होंगे। एग्री, मतलब जो टाइम मैं देता हूँ वो टाइम को मैनेज करता हूँ, नहीं दे कर सकता तो मुझे जब आइडिया आ जाता है कि भाई इस टाइम पे मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, नहीं पहुँच पाऊँगा, तो उसी टाइम पे मैं मैसेज कर देता हूँ कि भाई मैं 10 मिनट लेट होऊंगा या 15 मिनट। इधर आने में भी मैंने आपको बोला था कि भाई 1 बजे 1:30 नहीं 1:35 या 1:45 तक आऊँगा ट्रैफिक के हिसाब से। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे भी मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मैंने आपको कॉल करके बोला कि भाई मैं अभी और लेट पहुँच पाऊँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट, उससे क्या होता है, एक सिंपल सी बात बताऊँ ना, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। एग्री, जो सबसे बड़ा झूठ या जो हमारे पर लोग ट्रस्ट करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि इस चीज़ से हमें लोग ट्रस्ट करते हैं, कि हम लोगों को टाइम देते हैं, वो टाइम इतना कैजुअली देते हैं कि कल मिलते हैं, कल 4 बजे मिलते हैं, और 4 बजे 4 जन को बोल दिया है 4 बजे मिलने का। सही है, सही है, तो बाकी के 3 जन को तो ऐसा ही लगेगा कि ये बोलता है लेकिन करता नहीं है। सही है, और हमारा ब्रेन का वायरिंग ही इस तरह का है कि हम लोग ना ट्रस्ट के ऊपर जीते हैं। मतलब पूरा ह्यूमन बीइंग कि जो हमने ट्रस्ट किया है वो ट्रस्ट ब्रेक होगा तो वहां से हम निकल जाएंगे। मतलब कहीं पे भी कैजुअली मैंने कुछ बोल दिया कि मैं कल 7 बजे आपको आऊंगा और आप 7 बजे में नहीं मिलूंगा, तो आपको ना मेरे प्रति जो ट्रस्ट है ना वो नहीं रहेगा कि भाई ये जो टाइम देते उस टाइम पे नहीं मिलते। सही है, तो और आप ओवरऑल हर चीज में मुझे वो ट्रस्ट नहीं करोगे। मैंने सिर्फ टाइम का प्रॉमिस तोड़ा है, लेकिन आप दूसरी चीजों में भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। सही है, तो ये ट्रस्ट वाला ये ना हमारे ब्रेन जेनेटिकली है, ब्रेन के होमोसेपियंस जो बोलते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें ये एक क्राइटेरिया है, या ऐसा एक सर्वाइवल स्टिंग्स बोल सकते हैं ट्रस्ट करना। तो सर कमिटमेंट आपने कहाँ से डेवलप किया? लैंडमार्क से किया? हाँ, लैंडमार्क फोरम में मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे आइडिया आया कि जो भी है वो हमारा कमिटमेंट है। वैसे तो मुझे उसके पहले से भी पता था कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है और मेरी लाइफ में बुक्स से भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो बुक्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की और लैंडमार्क फोरम से मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे लाइफ में यूटिलाइज करूँ तो वो देखा। तो लैंडमार्क फोरम में ये इंटीग्रिटी बोलते हैं इसको, कि जो बोलो वो करो, जो बोलो उस टाइम पे करो जिस टाइम पे बोला है, जो बोलो वो उस तरह से करो जिस तरह से करना है। मेरे हिसाब से काट कूट के नहीं करना है। सही है, या वो करो जो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सही है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप नहीं करने वाले तो उनको बोल दो कि आप ये चीज मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तो इसको इंटीग्रिटी का पार्ट बोलते हैं। और इंटीग्रिटी से ही पूरी दुनिया चलती है। इंटीग्रिटी इज अ पार्ट ऑफ लॉ। अभी अब ग्रेविटी का लॉ बोलते हैं कि कुछ भी चीज छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, वो एक लॉ है। उसी उसके जैसा सेम है कि इंटीग्रिटी मैंने ब्रेक की तो उसका कंसिक्वेंसेस मुझे भोगवना ही है। कंसिक्वेंसेस आई हैव टू डील, आई हैव टू फेस। तो वहां से मैंने देखा कि मेरी लाइफ में अगर जितनी इंटीग्रिटी आएगी एवरीथिंग विल वर्क। ओके सर, आपने अभी बताया कि लाइक आपका 150 प्लस हाल फिलहाल अभी लाइक स्टाफ मेंबर है। सो कहीं ना कहीं आपने उसके पीछे कई सारा इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, आपके स्टाफ को ट्रेन भी किया होगा, क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल आज की तारीख में स्ट्रगल करते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरे जो नर्सिंग स्टाफ है, मेरे असिस्टेंट है, वो मेरी बात सुनते नहीं है, और जब मैं ओटी में जाता हूँ तो मेरे लिए वो सारा जो तामझाम रहता है वो मुझे अभी सब किया कि नहीं किया, वो रेडी नहीं होता सब कुछ, वो सब जगलिंग होता है सब। आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब डॉक्टर्स का और उनके स्टाफ, उनके बीच में वर्षों का झगड़ा है। ये सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, ये पूरी दुनिया के सारे वर्कर्स और उनके बॉस या उनके मैनेजमेंट, उनके लीडर्स के बीच का ये गड़बड़ है कि मेरी टीम में जो चाहूँ उस तरह की नहीं है। तो डॉक्टर्स के लिए ये सबसे बड़ी और बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि डॉक्टर का पेशा है, उसकी प्रैक्टिस है, वो एक्चुअली इंडिविजुअल पर्सन से नहीं होती, वो इज अ टीम वर्क। तो मेरी टीम में 2017 से बढ़ा पाया तो उसका रीजन ये की है कि मैं अगर मेरी टीम में कोई बंदा आता है
और मुझे जिस तरह से चाहिए उस तरह से काम नहीं करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ये नेगेटिव पॉइंट है कि आई एम वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, आई एम वेरी परफेक्टनिस्ट पर्सन। मुझे जो चाहिए ही चाहिए, जिस तरह से चाहिए उस तरह से ही। तो सामने वाला बंदा अगर कोई अलग एंगल से या अलग तरह से करना चाहता है तो मैं नहीं चलाता हूँ, तो उसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती है। या मैं जल्दी जज कर लेता हूँ कि इसको इतना भी नहीं आता है तो उसको कुछ नहीं आता होगा। तो ये सारी जजमेंट को मैंने साइड में रख पाया और मेरी टीम को मैं उस तरह से डेवलप कर रहा हूँ अभी भी। एक्चुअली एक बुक सजेस्ट करता हूँ आपको कि लीडर ईट लास्ट। वो बुक से काफी बहुत बड़ा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिला और हमारी काफी जो बिलीफ थी और स्ट्रांग हुई। उसमें एक जो बिलीफ है जो मैं 2019-20 से चालू किया है, कोरोना के टाइम से जस्ट पहले ही, कि जो भी मेरी टीम में आए ना उसको मेरी टीम में से मुझे निकालना नहीं है। मैंने मेरे खुद के लिए 10 कमांडमेंट लिखा है, उसमें मैंने एक सेंटेंस ये ऐड किया है कि मेरे साथ जो भी जुड़े वो मिनिमम 10 साल तक मेरे साथ जुड़े, और वो 10 साल तक मेरे साथ जुड़े उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल रहूं, वो नहीं। उसके अंदर जो भी खामी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको मैं कैसे संवार सकूं, कैसे बेस्ट कर सकता हूं। तो ये लीडर ईट लास्ट बुक में ये मुझे मस्त मिला कि आपके पास जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके बच्चे की तरह होते हैं। ओके। आपके बच्चे कुछ भी गलती करते आप उसे निकाल देते हैं? नहीं निकाल, कभी नहीं निकालोगे। उसको ट्रेन करने के लिए आप जो चाहो कर सकते हो। उसके साथ आप बच्चे बन सकते हो, उसके मतलब गधे की या घोड़े की तरह बन सकते हो कि आपकी पीठ के ऊपर बैठ सके। उसको साइकिल चलाना है, कार चलाना, जो भी सिखाना है उसके लिए आपको जो करना पड़ा किया। यानी कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट पसंद है ऐसा हम सारी चीजें करते हैं, वैसे ही हमारे एम्प्लॉय के साथ हम कर सकते हैं। हमारी टीम मेंबर है वो कि एक बच्चा है। ग्रेट। जब शादी होती है तो एक लड़की का पिता उसको दे देता है अपने जमाई को, और कितना विश्वास के साथ देता है कि भाई मेरी लड़की को ये फैमिली और ये लड़का अच्छे से रखेगा। उसी तरह अगर हमारी कंपनी में या हमारी हॉस्पिटल में कोई भी जॉब लेने के लिए आता है और जॉब पे ज्वाइन होता है तो उसकी मदर फादर उसको उसी तरह से देख के हमारे साथ देते हैं। सही है, अग्री। क्योंकि उसका 50% टाइम तो हमारे हॉस्पिटल में निकलने वाला है। हाँ, तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा रहेगा, तो इट्स ह्यूमैनिटी, पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। और ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली विल एम्प्लॉय विल ग्रो और उसका 100% देगा। 200% दे सके ऐसा वो अपनी लाइफ में डेवलप करेगा। तो दिस इज द रीजन। सो यानी कि हॉस्पिटल के ग्रोथ के लिए अब हमारी जो टीम मेंबर है उनको भी प्रॉपर ट्रेन करना जरूरी है। एग्जैक्टली। ओके। टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है कोई हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? डेफिनेटली। अभी टेक्नोलॉजी तो 2 तरह की टेक्नोलॉजी है। एक तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको और बेटर कैसे करें, और उसके ऊपर जो ये है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या अब तो एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सारा बेसिक डेफिनेटली लेना ही चाहिए। और हमारा इनफर्टिलिटी का बिजनेस है, यानी जो उन कपल को प्रेगनेंसी नहीं रुकती उनके साथ हम डील करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी नहीं रुकना, ये प्रॉब्लम एक्चुअली मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल यानी कोई एक फैक्टर पर्टिकुलर रीजन नहीं है। जैसे आपको डेंगू होता है तो डेफिनेटली आपको पता है कि डेंगू का वायरस है आपके बॉडी के अंदर। आपको मलेरिया है तो 4 तरह का मलेरिया का पैरासाइट है, उसमें से कोई एक होगा, और उसको मैंने कुछ क्लोरोक्विन दी या क्विनिन दी या कुछ दिया तो आपको ठीक हो जाएगा, कंफर्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कॉम्प्लिकेशन अलग बात है, लेकिन 99% आपको डायग्नोसिस तो मिल जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इनफर्टिलिटी में अक्सर डायग्नोसिस नहीं मिलता है, या डायग्नोसिस मिलता है तो वही एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में और 3-4 फैक्टर्स होते हैं। सही है। तो जब मल्टीफैक्टोरियल चीजों को हम टेकल करना होता है तो उस टाइम पे डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। और अभी वर्ल्ड का जो लेटेस्ट एलोपैथी में जो है ट्रीटमेंट करने का नजरिया बोल सकती है या कुछ प्लान, उसमें बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। यानी कुछ मेडिसिन मैक्सिमम नंबर्स को दिया और मैक्सिमम नंबर्स किसमें रिजल्ट मिला, उसमें से हम डिसीजन लेते हैं। ये इक्का दुक्का नहीं है। अभी आपने देखा होगा अल्टरनेटिव मेडिसिन में मैंने ये पुड़िया खिलाई तो तुरंत अच्छा हो गया, ये तावीज लगाया तो तुरंत अच्छा हो गया। पर कितने लोगों को आपने तावीज लगाया या पुड़िया खिलाई या कुछ मेडिसिन दी, या हर्बल मेडिसिन दी या फिर कोई और पैथी की मेडिसिन दी, लेकिन एक या 10 जन को ठीक हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख जन को ठीक हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर ट्रीटमेंट किया और उसमें से 50% को भी ठीक नहीं हुआ तो उसकी पोटेंशियल या उस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है। तो इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अगर करनी है
तो हमें उसके लिए डेटा चाहिए और डेटा एनालिसिस चाहिए। तो मेरी टीम ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा डेटा होता है। क्या बात। तो सॉफ्टवेयर सारी चीजें, मतलब वो हमारा एक हेल्पिंग हैंड इतना है कि उसके बिना हम लोग अपाहिज हो जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारे पेशेंट के डेटा इसके अंदर होंगे और वो डेटा का सारा ऑटोमेटिक एनालिसिस होगा कि हमारी कौन सी मेडिसिन बेस्ट वर्क की। अच्छा। प्रोसीजर ने बेस्ट रिजल्ट दिया। क्योंकि आईवीएफ की ट्रीटमेंट यानी टेस्ट टू बेबी की ट्रीटमेंट में ये बहुत जरूरी है कि कोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में बहुत पैसा जाता है, तो कौन सी मेडिसिन बजट वाइज पेशेंट को परवड़ेगा या उनकी इफेक्टिवनेस यानी सक्सेस रेट बढ़ाएगा। सही। तो ये हमने ये टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर का इजाद किया, वो सबसे बड़ा है। बाकी इंस्ट्रूमेंट सोनोग्राफी मेरा ये शौक है कि दिया रवर, अब देखो मेरे पास एक हाथ 2 हाथ है, राइट, फिंगर्स 10 है, तो उसको मैं 11 नहीं कर सकता हूँ या 4 हाथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे मैं जो चीज यूज करता हूँ उसको मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। तो मेरे सोनोग्राफी मशीन है या लेप्रोस्कोपी की मशीन से वो सारी चीजें मैं अपग्रेड करता हूँ और ताकि मैं कॉन्फिडेंस होकर पेशेंट की ट्रीटमेंट कर पाऊँ। मेरी टीम है, जो मेरे असिस्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, वो काम करने में कोई दिक्कत ना है। अगर उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको कंफर्टेबली काम करना रहेगा, तो ही वो पेशेंट को बेस्ट दे पाएंगे, और पेशेंट को अगर बेस्ट दिया तो मेरा काम हो गया। सही है। ओके, ग्रेट। तो सर टेक्नोलॉजी में आप आई मीन यू मीन टू से कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी कोई समझ लो सर, कोई ऐसा डॉक्टर है जो अभी हॉस्पिटल शुरू किया है, 1 साल 2 साल उसका हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या फाइनेंशियली भी उसको ट्रबल रहता है शुरुआती दिनों में, तो उनको तुरंत ही ऐसी टेक्नोलॉजी में, इस स्टाफ ट्रेनिंग में, सभी जगह पे उस लेवल पे बॉम्बार्डिंग करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, उनका क्या, कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली नो, राइट, बट इट्स अ सर्कमटेंशियल बेसिस। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर उनको कुछ टेक्नोलॉजी की माहिती मिलती है और उससे लगता है कि उससे उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है या उसका टाइम बचता है, अग्री, राइट, ये अगर वो होता है तो उसको वो इजाद करना ही चाहिए। उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े उसको करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने जब सोनोग्राफी मशीन लिया तो उसमें कुछ ऑटो कैलकुलेशन था, तो उसने बोला कि ये ऑटो कैलकुलेशन की वजह से अगर जो आप स्कैन कर रहे हो उसमें आप 3 मिनट बचा सकते हो। मैंने परचेस कर लिया। बढ़िया। कितने भी पैसा खर्च होगा, मैं मेरी 3 मिनट कैसे वापस ला पाऊंगा? समय इज अ मनी, इट्स अ वैल्यूलेस समथिंग, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है समय की। तो जो इंस्ट्रूमेंट या जो टेक्नोलॉजी मेरा समय बच जाती है तो डेफिनेटली मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो होना ही चाहिए। सर आपने अभी समय की बात की, सो आपने पहले भी बताया था कि लाइक आप प्रैक्टिस भी करते हो और साथ में आप एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको मैनेज करना है, आपका बिजनेस भी, राइट। सो हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज इट्स नॉट इजी टास्क कि भाई इतनी ब्रांचेस है, यहाँ पे देखना, वो देखना, प्रैक्टिस पे देखना, सब साथ में। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एज एन कंसल्टेंट डॉक्टर? वो ट्रिकी और लिटिल बिट डिफिकल्ट राइट नाउ। मेरे पास भी उसका 100% सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ कि मुझे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना अच्छा लगता है और पेशेंट खुश होके जाता है तो वो खुशी, मतलब जो भी कर रहा हूँ उसके लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। Agree. तो मैं मेरी टीम को मेरा रेप्लिका बनाता हूँ या मेरी टीम में जो भी मेरे गायनेकोलॉजिस्ट है वो मेरे साथ 5 साल 4 साल और 3 साल 3 गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हुए, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जयदेव सर दिखेंगे, राइट। मतलब मैं जो पेशेंट को जिस पैशन से ट्रीट करता हूँ, सेम पेशेंट उनमें भी दिखेगा। ऐसा मैंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, उनको ट्रेनिंग दिया है और जो भी मैं सीखता हूँ सब उनको सिखाता हूँ। तो अगर मैं ट्रीटमेंट करूँ या मेरे कलीग गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करे, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। तो ऐसे मेरे पेशेंट्स भी टेकल हो जाते हैं और बाकी के टाइम पे मैं मेरा ये एंटरप्रेन्योरशिप का देखता हूँ, मतलब मीटिंग्स देखना या नए नेटवर्क्स करना, सारी चीज़ें। तो ये से बैलेंस हो जाता है। पेशेंट तो देखता हूँ क्योंकि उसके बिना तो नहीं चलेगा। सही। और एक चीज़ था कि आपकी अभी कैंडोर आईवीएफ के अंदर और आपकी इंडस्ट्री में आप अभी कौन सी लाइक इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी होते हैं तो आप वो यूज़ करते हैं अभी हाल? यस, एआई। अभी मैंने मेरा सॉफ्टवेयर में अभी एआई इंस्टॉल कर रहा हूँ। IBM करके कंपनी है बड़ी, उनकी कुछ बेंगलोर में है, तो उनके साथ अभी टाइप हुआ है। तो वो पूरा सारा मेरा डेटा और अच्छे से एनालाइज करके देंगे कि भी और हम ट्रीटमेंट में या पेशेंट को बेस्ट सर्विस कैसे दे पाए। एक सिंपल सी बात बताओ कि इससे क्या फायदा होता है। तो मेरे वेटिंग एरिया में जो पेशेंट बैठे है, तो मुझे अंदर अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है कि ये पेशेंट्स
10 मिनट से बैठा है, ये 15 मिनट से बैठा है, ये 20 मिनट से बैठा है। अगर कोई पेशेंट 15 मिनट से ज्यादा बैठा है तो उस पेशेंट का नाम ब्लिंक होना चालू हो जाएगा, फिर रेड होना चालू हो जाएगा। तो मेरी टीम में से उसको जाके मिलेगा और बताएगा कि आप 20 मिनट से बैठे हो और मैं कुछ मैनेज करता हूँ कि आपका टाइम जल्दी आ जाए, अगर आपको कोई इमरजेंसी या तकलीफ है तो मैं बीच में से एडजस्ट करके आपका मैनेज टाइम ले लूंगा। तो पेशेंट को भी वाव फील होता है, उसको पता होता है कि अच्छा आपको कैसे पता चला मैं 20 मिनट से बैठा हूँ या कब से बैठा हूँ। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बता देता है कि हमारे वेटिंग एरियाज में बैठे हैं वो पेशेंट कब से बैठे हैं। क्या बात जोरदार। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आप बोल रहे थे ना कि क्या है, तो ये मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि कोई पेशेंट मेरी हॉस्पिटल में आए तो उसका फेस रीडिंग से ही मुझे पता चल जाए कि ये एक्स दर्दी हॉस्पिटल में एंटर हो चुके हैं। उसको मुझे नाम नहीं पूछना चाहिए, मुझे डायरेक्ट भाई ओके वेलकम धवल। तो उनको भी लगेगा कि हर पेशेंट का नाम याद नहीं रख पाते। लेकिन नाम पूछना भी बार बार, आप मेरी हॉस्पिटल में हफ्ते में 3 बार आया और 3 बार मैं आपका नाम पूछूं तो आपको भी ऐसा लगेगा यार इतना बार। तो मेरा सॉफ्टवेयर भी मुझे बता देगा सामने से कि ये नाम का पेशेंट सेंटर हुआ है, उसको ऐसे ग्रीट करो, बर्थडे रिमाइंड करे या उसके लाइफ के स्पेशल डे हमें रिमाइंड करे। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर से हो सकती है, तो क्यों दिमाग को मेमोरी के लिए यूज करें। तो सर आपने जैसे बताया कि वाव फील आप करवाते हैं, सो व्हाट आर द अदर वेज जिसके जरिए आप वाव फील करवा सकते हैं कस्टमर को, यानी कि आपके पेशेंट को। कोई भी डॉक्टर जो है अपनी हॉस्पिटल लेके बैठा है, तो व्हाट आर द वेज, अलग अलग डिफरेंट वे वाव फील कराने के? देखो वाव फील कराने की 2 तरह के होते हैं। एक तो मटेरियलिस्टिक, मतलब उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, अच्छे गद्दे सोफे दो, पानी दो, कॉफी दो, एम्बियंस, या सारी चीजें, राइट। लेकिन सबसे बड़ा जो वाव फैक्टर होता है ना, वो होता है एम्पैथी। जो पेशेंट आता है उसके साथ रहो, क्योंकि हॉस्पिटल में आना ना कोई शौक नहीं होता है, वो मजबूरी होती है। सही है सर। तो जो भी पेशेंट आता है ना, उसको वाव के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बियंस से ज्यादा उनके लिए उनके साथ कोई रहे, उनको बिना जज किए उसकी बातें समझे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेशेंट के लिए ना डॉक्टर्स के दिमाग में कुछ चीजें फिक्स ही होती है कि कुछ पेशेंट ने ये बोला तो यही होगा, ये बोला तो यही होगा, ये सब पेशेंट ऐसे ही होते हैं। तो उसको सारी चीजें को साइड में रख के हर इंडिविजुअल पेशेंट को यूनिक तरह से ट्रीट करे। तो ये मेरा रिसेप्शनिस्ट टीम से हाउसमैन डॉक्टर और हम लोग ये पूरी देखते हैं कि पेशेंट को सुनते, क्या कहना चाहते हैं और उस हिसाब से उसको आंसर देते हैं। क्योंकि पेशेंट के दिमाग में काफी उठपटांग है हमारी एंगल से कि भाई कुछ ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो नहीं होने चाहिए, लेकिन ये होते हैं क्यों, और उसको हम एनकरेज करते हैं कि उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, मीथ है या जो भी है वो हमें शेयर करें और उसके सही कंसर्न है उसको हम डील कर पाए। नहीं कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो पेशेंट को हम दे दे और पेशेंट जो हमारे यहाँ एडवाइस लेने आए वो और कंफ्यूज होके जाए। तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि भाई नहीं, यहाँ पे किसी ने हमें सुना। अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट का प्रेगनेंसी बार बार मिस हो जाता था, तो उसके रिलेटिव ने ऐसा बोला पेशेंट को कि तू राधा हॉस्पिटल केंडोर पर जा और शिवानी मैडम को मिल, वो बिना तुझे जज किए कोई एडवाइस दिए बिना तुझे अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद तुझे ट्रीटमेंट जो लेनी है लेंगी, पर वो तुझे सुनेंगे। सही है। तो वो जो सुनेंगे ना वो बहुत हमारे लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर शिवानी मैडम के साथ। यस, हाँ। तो हम लोग सुनते ज्यादा है, हम लोग बोलना कम होता है, ताकि पेशेंट को जो सही कंसर्न है उसको हम पकड़ पाए और उसकी ट्रीटमेंट कर पाए। और सर समझ लो कि अभी आप जैसे फ्रेंचाइजी आप एक्सपांड भी हो रहे हैं धीरे धीरे। सो एक अपने इंडस्ट्री में IVF खास में आर्ट करके एक एक्ट है, तो समझ लो कोई इंडिविजुअल जो गायनेक है तो उनको इतने जगलिंग में नहीं पड़ना है, वो सब तामझाम करना है सब, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का नहीं है। फॉर एग्जांपल, या तो उनके साथ किसी के साथ एसोसिएट होना है। आपका समझ गया, मतलब ये टीम वर्क है। और उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है या लीगल कंप्लायंसेस उसको डील करना भी डिफिकल्ट है। और इंडिया में कोई भी लॉ बाहर आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है गवर्नमेंट के लिए भी, और जो कंप्लायंस करने वाला है एंटरप्रेन्योर या कोई भी बंदा, तो उसके लिए। फॉर एग्जांपल जीएसटी को लागू करने में इतना दिक्कत आ रहा है, अभी भी आ रहा है। और जीएसटी मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा चीज है जिसकी वजह से ये देश चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स की और जीएसटी। तो जीएसटी को अभी इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और कॉम्प्लिकेशन है। तो सेम ऐसा ही
ये ART बिल जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक एक्ट 2021 में पास हो गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें और इम्प्लीमेंट करने में एक्चुअली जो एंड यूजर यानी जो पेशेंट्स है उसकी लाइफ में क्या असर करेगा, उसकी पॉकेट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो सारी दिक्कतें अभी आ रही है। और तो ये कंप्लायंसेस को फुलफिल करना और गवर्नमेंट में जो क्राइटेरियाज दिया है कि इस तरह का डॉक्टर होना चाहिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, सो सारी चीजें जो होनी चाहिए वो सारे कंप्लायंसेस अब इंडिविजुअल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर पाता है। वही। तो उसके लिए ये हमारी टीम फ्रेंचाइजी जो देती है तो उसके लिए वो बेस्ट हो जाता है उनके लिए कि डॉक्टर को सिर्फ कंसल्टेशन करना है, उनको जो पैशन है पेशेंट को ट्रीट करना, काउंसिल करना, उसको हैप्पी गुड न्यूज देना, तो वो कंसल्टिंग रूम में वो करे। बाकी का जो सारी चीजें होती है, IVF लैब को संभालना ना, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और उसमें टीम वर्क के अलावा नहीं पॉसिबल है। तो वो टीम वर्क कैसे करना, उसके मैन पावर को कैसे ट्रीट करना, ट्रेन करना, और कैसे कौन सी SOPs या कौन से मेडिसिन यूज करे या कौन सी प्रोसीजर करे ताकि बेस्ट रिजल्ट हो सके। तो कैंडोर की फ्रेंचाइजी अगर लेगा तो वो सारी चीजें उनको मिल सकती है। तो ऐसा हमने पूरा डेवलप किया है कि हमारी टीम ही वहाँ जाके पूरा ट्रेन एंड डेवलप करे उनके स्टाफ को, और सारे लीगल कंप्लायंसेस हम उनको मैनेज करें ताकि उनको कोई गवर्नमेंट की या कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं आए और स्मूथली उसका ऑपरेशन चले। ओके, तो इंडिविजुअल डॉक्टर अपना खुद का आपके साथ एसोसिएट करके खुद का क्लिनिक, IVF क्लिनिक खोल सकता है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। बाकी का जो हैंड है वो अपनी ब्रांड संभाल लेंगे। डेफिनेटली वो पेशेंट को हैप्पीनेस दे सकता है, गुड न्यूज दे सकता है, लाइफ टाइम उसके लिए एक अगर किसी को बच्चा दिया तो लाइफ टाइम उसके लिए ग्रेटफुल रहेगा। तो सर, डू वी हैव एनी हेल्पलाइन और ईमेल एड्रेस? सो हमारे ऑडियंस में से भी कोई गायनेक है तो कैंडर IVF सेंटर के वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी और उसमें से कॉन्टैक्ट canderivfcenter.com जो हमारी वेबसाइट है उनके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल देंगे। यस, सो लेट्स मूव ऑन सर। एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए मार्केटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो मार्केटिंग के अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग रहता है। तो ऑफलाइन में आप क्या करते हैं? ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, जो कैंडर IVF जो आपने इतना बड़ा खड़ा किया है, सो इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा बहुत आप उसमें बताएंगे? थोड़ा डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है। और मार्केटिंग शब्द तो मेडिकल फील्ड के साथ अगर जब जुड़े ना तो लोग थोड़ा गिल्ट की भाव से देखते या कुछ अलग नजरिए से भी देखते कि डॉक्टर को क्यों मार्केटिंग करना पड़ता है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है इसलिए मार्केटिंग करता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये मीथ में से बाहर निकलना है डॉक्टर्स को भी और क्लाइंट्स को भी कि जो अच्छी चीज़ है, पहले क्या था कि अच्छी चीज़ करो लोग अपने आप सामने आएंगे। अभी ऐसा है कि अच्छी चीज़ करो और जोर जोर से लोगों को बताओ कि आप अच्छी चीज़ कर रहे हो। सही है, क्योंकि गड़बड़ क्या होती है कि जब आप नहीं बोलोगे कि आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास अच्छी टीम है, आपके पास अच्छी SOPs है, आपको पेशेंट को अच्छे से हैंडल करते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं बोलोगे तो डेफिनेटली वो पेशेंट उस जगह पे जाएगा जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सही है। तो वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करे कि एक्चुअल में क्या है, क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है। तो मेरा YouTube चैनल है जो सोशल मीडिया, मेरे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी के हाल में, क्योंकि लोग ज़्यादातर मोबाइल, कुछ सर्वेज है कि आई थिंक मोर देन 70-75% लोग, अर्बन में तो थोड़ा ज़्यादा होगा, रूरल में थोड़ा कम होगा, लेकिन अर्बन में तो बहुत ज़्यादा है कि सबके पास मोबाइल है और मोबाइल हुआ तो इंटरनेट हो गया होगा, क्योंकि ये जियो तो मतलब बहुत सस्ता हुआ। उसके बाद तो काफ़ी सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब के अकाउंट्स खुले हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें लोग देखते रहते हैं। तो अगर आप अच्छे कंटेंट नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो नहीं देखना वो कंटेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे चालू किया और आपकी हेल्प की वजह से मैंने ये YouTube चैनल में इतने सारे वीडियोस डाल चुका हूँ और ये वीडियोस की वजह से काफ़ी पेशेंट को हेल्प मिलती है और जो पेशेंट को हेल्प मिलती है वही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूँ। तो
अभी थोड़ा ऑडियंस का पेशेंस कम हो गया तो वो रील्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो हम इंस्टा पे इंफॉर्मेटिव रील्स भी डालते हैं ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले। और आपने पूछा कि ऑफलाइन में क्या करते हैं, तो ऑफलाइन में अक्सर हम लोग टारगेट जहाँ पे हमारे ऑडियंस होते हैं वहाँ पे करते हैं कि भाई वहाँ पे बोर्ड बैनर लगाए ताकि हमारी टारगेट ऑडियंस देख सके। क्योंकि अब आप देखो ना, तो मेरे लिए इनफर्टिलिटी के कपल्स जो होते हैं वो अक्सर एज उनकी 20 से 45 तक की होती है, और उसमें सिर्फ वही कपल आएंगे जिनको बच्चा नहीं रोक रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स आएंगी। तो मेरा टारगेट ऑडियंस बहुत कम है, तो मैं हर जगह पे बोर्ड बैनर लगाने जाऊंगा तो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। सही है। तो मैं उस तरह का एरियाज पसंद करता हूँ जहाँ पे मेरे टारगेट ऑडियंस मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे तो जो फ्लोर मिल होती है वो फ्लोर मिल पे मोस्ट 99% फीमेल ही आएंगी वो उसके लिए, तो वहाँ पे और फॉर्मिल वाले अक्सर ना उनके बोर्ड बैनर्स होते ही नहीं है क्योंकि वो उतनी अनऑर्गेनाइज थिंग है, और उनके जो पार्टिकल्स जो लोड होता है उसका वजह से नहीं ठीक होता, विजिबल नहीं होता। तो हम लोग वहाँ पे जाके उनका नाम भी लिखते हैं और कैंडोर का भी नाम लिखते हैं और कैंडोर का क्या फैसिलिटीज है वो लिखते हैं, तो नॉर्मली वो बहुत बेस्ट हो जाता है। ग्रेट। सो सर मोटा मोटा आप कितना मार्केटिंग के अंदर कितना % स्पेंड करते हैं, या तो फिर एक डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर कितना मार्केटिंग के अंदर कितना % स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे परफेक्ट आपने यही बोला कि तो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर है कि उसको कितना ग्रो करना है उसके लाइफ में। कुछ तो गोल बनाए होंगे कि इस तरह की मुझे प्रैक्टिस करनी है ताकि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो उस हिसाब से उनको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर देन स्पेंड। तो ऑन एन एवरेज मैं कितना करता हूँ वो बताता हूँ। मैं 10% ऑफ द माई रेवेन्यू करता हूँ। ओके। तो मेरा जितना भी रेवेन्यू है उसका 10% में मार्केटिंग तो नहीं बोल सकता, लेकिन अवेयर अबाउट माई प्रोडक्ट, ये माई सर्विस, लोगों को मैं अवेयर करता हूँ कि कैंडोर हॉस्पिटल पे ये चीज़ अवेलेबल है और इकोनॉमिक है या इफेक्टिव है। तो उस तरह का मेरा ऑफलाइन सोशल मीडिया पे मार्केटिंग रहता है, लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट है। सही है सर। सो इस तरह से जैसे अभी आप एक क्रिएटर के तौर पे आ गए आए हैं सर, सो कहीं ना कहीं आपके वीडियोस भी मार्केट में जाते होंगे। पहले तो आपका लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड था जब अपने ऑनलाइन नहीं थे, उसके बाद आप सूरत से बाहर गुजरात के बाहर इंडिया लेवल पे। सो जब आपको फर्स्ट टाइम लोग कहना शुरू किया कि सर मैंने आपको वीडियो पे देखा है, सर आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं और अल्टीमेटली वो पैशन में जब कन्वर्ट होता है तो उस वक्त आपको क्या सर फील होता है? सवाल साथ में एक ही शब्द में बोलो तो वर्थ ही फील होता है। ये दुनिया में आने का ऐसा फील होगा कि अच्छा हुआ है, वरना लाइफ में जो भी लोग सुसाइड करते हैं ना, एक ही रीजन होता है कि उसको लाइफ में वर्थ नहीं फील होता है, या जो भी डिप्रेस है, सैड है या डिमोटिवेटेड है या अपना काम प्रोकास्टिनेट करते हैं तो उसकी काम की या उसकी खुद की लोग वैल्यू नहीं करते, ऐसा फील होता है। तो दुनिया में अगर कोई भी जनरोसिटी या कोई भी दान देना है ना तो लोगों को वैल्यू फील करवाओ। सही। तो जो भी पेशेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरे लिए बोलते हैं तो आई रियली फीलिंग वर्थ। अभी एक अंकलेश्वर के बाजू का कोई गांव है, वहां से एक पेशेंट आया था, उसका शुक्राणु 0 था, राइट, और उसको ऐसा था कितने सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको बच्चा रुक ही नहीं सकता है। हाँ। तो मेरे पास है और मैंने बोला, उनके वीडियोस में देखा होगा कि भाई टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म बनते हैं, तो वहां से स्पर्म निकाल के बच्चा हो सकता है। हाँ। और वो इन्फॉर्मेशन से उसको सही में बहुत अच्छी लगी, तो आया और वो 2 बच्चे लेके गया क्योंकि उसको टेस्टिस में स्पर्म बन रहे थे, तो वहां से हमने निकाला। तो हम दोनों का मिलाप किससे हुआ? यूट्यूब से। सही है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और अब समझ सकते हो कि किस तरह की मेरी खुशी होगी और मेरा ये पैशन कितना और मुझे ये करने में आगे लेके जाएगा। और एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करने में भी कहीं ना कहीं ये जो आपके वीडियोस होंगे वो आई थिंक काम में आते हैं। वीडियोस मुझे दे विल नेवर आस्क यू कि व्हाट आर योर सोशल हैंडल्स। अरे कल का एक पेशेंट की बात करता हूँ, कल पेशेंट को मैंने पूरा गाइडेंस दिया कि ऐसे ऐसे आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज था, दूसरे दिन वो वापस है, उसके हस्बैंड ने बोला कि पूरा दिन पूरा रात आपके सारे वीडियोस उसने देख लिए, इंस्टा देख लिया है। अच्छा। अभी हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, उसको अभी कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा। तो काफी चीजें ऐसी थी जो मैं कंसल्टिंग रूम में नहीं बता पाया, उसने वीडियो से देख लिया। ग्रेट। तो वीडियोस हमारे लिए इसलिए बहुत बेनिफिट हो जाते हैं। ग्रेट। सो सर मैं आपको एक एक्टर गिन सकता हूँ सर आपकी इंडस्ट्री के, क्योंकि बताता हूँ मैं क्यों। पहले ऐसा था कि जब एक्टर कब कहलाते, बड़ी सी स्क्रीन में जब कोई हीरो आया
वो चाहे मूवी फ्लॉप हुआ, हिट हुआ, व्हाटएवर, एक मूवी आया बट वो बड़ी स्क्रीन पे आ गया, वो हीरो कहलाएगा। अभी आज की तारीख में सबके पास मोबाइल है, सब वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओह ग्रेट। तो उस हिसाब से हम एन एक्टर। हाँ ओके ग्रेट। हाँ तो मतलब वो फील आती है जब मेरे मोबाइल में मेरे ही खुद के वीडियोस देखता हूँ और मेरी बच्ची आती है बाजू में, पप्पा तमे छो, तो आई फील कि हाँ ये अगर मोबाइल में कोई भी आता है उसके लिए उनकी इंप्रेशन कुछ आपने जैसा बोला उस तरह की है, एक्टर या कुछ तो उस टाइप पे लगा कि यहाँ आपकी बात सही है कि भाई आई एम नाउ एक्टर राइट, बट मेरे लिए तो मैं ही हूँ वहाँ। नहीं वो सही है, सही। तो एक क्रिएटर की जर्नी आपकी ऑल ओवर कैसी आपकी रही, थोड़ी बहुत क्रिएटर की, एज ए क्रिएटर? शुरू में तो जैसे मैंने आपको क्रिएटर हो गए, आप इन्फ्लुएंसर भी गिन सकते हो। शुरुआत में मैंने बोला ना आपको कि बहुत दिक्कत आई, मतलब खुद में चेंज करना इट्स नॉट इजी टास्क। मतलब खुद के डर के आगे जीत है ऐसे बोलते हैं, लेकिन डर को भगाना, डर के सामने जीतना इतना इजी नहीं है। तो बहुत बहुत हार्ड वर्क किया। मुझे याद है कि कितनी बार मैं पड़ा हूँ, फिर गिरा हूँ और फिर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन तो अभी अच्छा लग रहा है। फिर भी मैं अभी और आगे जाने के लिए और अभी खुद के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फीलिंग वर्थ थी। और सर आजकल कंपटीशन काफी बढ़ चुकी है, सो हाउ डू यू मैनेज कंपटीशन, और हाउ डॉक्टर शुड मैनेज कंपटीशन और रेदर फोकस ऑन आवर वर्क, व्हाट ही और शी नीड टू डू? अगर कंपटीशन चीज को हम कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए कंपटीशन इसलिए नहीं है, मेरा एंगल बताता हूँ कि मेरा ये गोल है कि जीवन में मतलब पृथ्वी के ऊपर जितनी भी दरेक स्त्री बाળકને જન્મ આપીને પરિવારને પરિપૂર્ણ કરે, ये गुजराती में मेरा खुद का मिशन है कि इस धरती पे जितनी भी फीमेल्स है जिसको माँ बनना है, वो एक बच्चे को जन्म दे के वो अपना जीवन सार्थक बनाए, परिपूर्ण बनाए। तो उसमें अगर मैं करो या कोई और करे, सही है। तो मेरे लिए इस एंगल से कंपटीशन नहीं है। तो मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे में देख के कोई और मेरे से भी अच्छा कर रहा है या मेरा कॉपी कर रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा कि और ये पेशेंट को फैमिली में हैप्पीनेस देगा, उसकी फैमिली में जो अंधकार है ऐसा बोल सकते हैं, हैप्पी नहीं है जिसमें बेबी नहीं है, क्योंकि शादी किया तो बच्चा होना जरूरी है, ऐसा हो गया अभी तो सही है। तो बच्चा नहीं है तो उसकी वजह से जो सैडनेस है उसको अगर हम हेल्प दे सके, मैं करूँ या कोई और करे, राइट। सेकंड थिंग, कंपटीशन तो सब पार्ट ऑफ लाइफ या बिजनेस का ग्रोथ का पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगी तो वहां पे इनोवेशन नहीं आएगा, क्रिएशन नहीं आएगा, और अच्छा करने का मोटिवेशन ही नहीं आएगा। हेल्दी कंपटीशन होना ही चाहिए, एग्जैक्टली। और कोई भी कंपटीशन को कैसे लेता उस हिसाब से, अब हेल्दी लो या उस तरह से, मेरे को हेल्दी लेना है तो मैं हेल्दी, मेरा नजरिया, मेरा पर्सपेक्टिव है, सही है, राइट। और ये कैपिटलिज्म का वर्ल्ड है तो इसमें डेफिनेटली कंपटीशन को कोई नहीं रोक सकता है। एग्जैक्टली सही है। सर अभी एक सबसे अहम पड़ाव पे आए हैं, एंड विच इज फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल के अंदर फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए और साथ में आप भी कैसे करते हैं और कैसे डील करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें देखो। साइकोलॉजी ऑफ मनी करके आपने बुक पढ़ी होगी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, यस, राइट। तो मेरी और आपकी या दुनिया में किसी की भी ये फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करेगी, राइट। सेम ऐसे साइकोलॉजी फॉर मनी किसी की भी मैच नहीं करेगी। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मैं फाइनेंस कैसे मैनेज करता हूँ, वो मेरी साइकोलॉजी की वजह से होता है। मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई एम लिटिल बिट गैम्बलर, मतलब रिस्क ले लेता हूँ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, राइट। तो फाइनेंस मैनेज करने का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने फाइनेंस मेरी टीम को मैंने दे दिया है। जो भी बड़े डिसीजन लेता हूँ तो मेरी फाइनेंस टीम को दे देता हूँ कि ये मुझे आइडिया आ रहा है, आपका पूरा उसका आगे का पीछे का सब देख लो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट सब देख लो, फिर उसके बाद डिसीजन। ओके, सो यू मीन टू से कि अपने हॉस्पिटल के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए वी नीड टू हायर समवन जो उसमें एक्सपर्ट है और जिसकी साइकोलॉजी ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड हो, रादर देन गैम्बलर या अननेसेसरी शो शाइन में जाए पैसा, जो जरूरी है उसमें एक्सपेंस करे। तो कैसे मेंबर रखने चाहिए उसमें फाइनेंस टीम में? फाइनेंस टीम में सबसे तो ये कि जिसको थोड़ा ये फाइनेंस में एक्सपीरियंस हो और वो खुद ग्रीडी नहीं हो और कंजूस भी नहीं हो।
अच्छा राइट। और सही है। ज़्यादा जनरस होना चाहिए, ओके, और जनरसिटी इज द एवरीथिंग फॉर मैनेजिंग फाइनेंस। अग्री, ग्रेट। सो सर नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि गोल और विजन, आप आईवीएफ इंडस्ट्री को अभी क्या देख रहे हो, और थोड़ा बहुत गोल और विजन कैंडोर के बारे में बताइए सर। पहले तो आईवीएफ इंडस्ट्री इज बूमिंग, मतलब आईवीएफ यानी प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट। तो जो प्रेगनेंसी नहीं रुकना वो प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि लोगों को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है या लेट करनी है, क्योंकि मैरिज ही लेट किए होते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी होती है। तो और इनफर्टिलिटी एज रिलेटेड है, खास करके फीमेल में। अगर फीमेल की एज बढ़ती है तो प्रेगनेंसी रुकने का प्रोबेबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो इंडिया में अभी ये दिक्कत आ रही है, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसकी वजह से लोग प्रेगनेंसी प्लान लेट कर रहे हैं, और जब करना है तो एकदम से करना होता है। सही है। और अभी थैंक्स टू दिस अवेयरनेस कि अब लोग स्वीकारने लगे आईवीएफ की टेक्निक को, कि भाई ये भी एक ऑप्शन है। तो पहले ये लोगों को अवेयरनेस नहीं थे, आईवीएफ ट्रीटमेंट से भागते थे, लेकिन अभी इसको एक्सेप्ट कर ले। तो आईवीएफ की इंडस्ट्री में बहुत बहुत स्कोप है और बहुत ही उसकी ग्रोथ के चांसेस है। और उसमें कैंडोर का विजन, आगे मैंने बोला कि पान इंडिया हमें 100 सेंटर्स करने हैं, और ऐसा कुछ करना है जिसे बोला ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो मेरे पास इंडिया की पॉपुलेशन के इतने डेटाज है कि वो डेटाज हमें बता सके कि कहाँ पे हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले सके, कि ये नौबत ही ना आए आईवीएफ करने की, उसके पहले ही उनको प्रेगनेंसी रुक जाए, ऐसा वो केयर ले जब शादी हो तभी से। सही है। तो एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। दूसरा, कोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो अक्सर 5 लाख 10 लाख यानी 3-4 बार आईवीएफ हो सके इतना खर्चा करके आते हैं, और वो सारी ट्रीटमेंट कोस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए इतना खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और आईवीएफ का 1 या 2 साइकिल ट्रीटमेंट यानी 1 लाख 2 लाख के ट्रीटमेंट में उनको प्रेगनेंसी रुकने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं कोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो ये मैं दुनिया को ये मेरा सॉफ्टवेयर की और पूरा डेटा की देना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ कि क्या हम बेस्ट कर सके हमारे कपल्स के लिए जिनको बच्चा चाहिए। सर मैंने देखा है कि आपने कई सारे कैंडोर ने CSR एक्टिविटी भी की हो, जैसे कई सारे सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए, जैसे मेल इनफिडेलिटी गिन लो, प्लास्टिक से आज़ादी गिन लो, कई सारे से सोशल कैंपेन चलाए। पेप्समियर भी चलाते हैं, तो उनके बारे में से थोड़ा बताएं ना। नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करना, और इस तरह का जो बज प्रिवेंटिव वाले पार्ट में हम उसको एग्जैक्टली हेल्थ अवेयरनेस यानी प्रिवेंटिव, जब डिजीज आए उसके पहले ही उसको हम कैसे रोक सके या टाइम पे डायग्नोस करके उसकी शुरुआत के में ही ट्रीटमेंट करके उसको मिटा सके। तो ये सारे कैंपेन्स में यही था कि लोगों को हम अवेयर करें अपने हेल्थ के प्रति और प्रिवेंटिव मेजर्स ले। तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है और हमारी क्रेडिबिलिटी भी बनती है कि समाज के प्रति हमारा जो योगदान है वो हम अच्छे से कर पाए। ग्रेट। और सर आप मैराथन रनर भी आपने बताया जैसे शुरुआत में, सो लाइक हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एंड ऑल, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग? लिटिल बिट ट्रिकी, बट उसके लिए ना सबसे बड़ा तो इंटीग्रिटी चाहिए कि जो टाइम पे जो बोला है वो करे ही करे। और मैंने ये सीखा है लैंडमार्क में कि जो भी बोलूँ वो करूँ, उसके लिए मेरे मूड्स फीलिंग्स नहीं आने चाहिए। जितने भी मेरे मूड्स फीलिंग्स में कंट्रोल कर पाऊँ तो ये हो सकता है। जितना भी जहाँ पे भी टाइम दूँ वो क्वालिटी टाइम दूँ, 100% वहाँ पे रहूँ। तो ये बहुत हेल्प करता है मुझे वर्क लाइफ बैलेंस करने में। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो कहीं पे भी कुछ भी फुलफिल या कंप्लीट नहीं है। मतलब मैं घर पे टाइम दूं 1 घंटा तो ऐसा लगेगा 2 दिया होता अच्छा रहता, 3 दिया होता तो और अच्छा रहता। पर जितना भी दूं, मैं 10 मिनट दूं, 15 मिनट दूं, 1 घंटा दूं, लेकिन इतना दूं कि 24 घंटा भी कम पड़ जाए उसके लिए, तो इतनी वैल्यू दे सकूं, तो हर जगह पे मैं करता हूँ। रही बात आपने मैराथन रन की या हेल्थ के लिए, तो मैं उसके लिए मैम फिटनेस बोलते हैं ना, कुछ की फिटनेस के लिए थोड़ा कीड़ा ये साथ है, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। डाइट में और एक्सरसाइज करने में मैं बहुत सिंसियर रहता हूँ। उसके लिए टाइम निकाल लेता हूँ। उसको बोलते हैं कि टाइम की चोरी करता हूँ कहीं से भी निकाल के। ओके सर, एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर रन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके टीम मेंबर के सामने उनकी सोशली वो अपने आप को लीडर के तौर पे वो प्रेजेंट करता है, या तो सोशली अपने आप को एज ए इंडस्ट्री में एक्सपर्ट के तौर पे वो प्रेजेंट कर रहा है।
तो उनमें आप क्या समझते हो, क्या बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, 4 या 5 जो उनके अंदर होनी ही चाहिए जिसके जरिए उनका हॉस्पिटल का ग्रोथ होगा? परफेक्ट। तो इसको बोलते हैं लीडर रादर देन बॉस। जो लीडर होता है वो खुद एग्जाम्पल बने जो चीज करना चाहते हैं उसका। ओके, राइट। सेकंड थिंग कि वो जनरस होना चाहिए इन हर चीज में। यानी जनरस यानी दिलदारी, कि दिल से अप्रिशिएट करे कोई अच्छा काम करता है तो। राइट। और कभी कुछ गड़बड़ करता है तो उसको फॉरगिव करके आगे बढ़े, एक चांस दे। ओके, राइट। सेकंड थिंग, वो खुद उसका डेडिकेशन हो तो उसकी वो डेडिकेशन ऑटोमेटिकली उसकी टीम में ट्रांसफर होगी। सही। राइट। तो ये 3 चीजें बहुत मतलब बेस्ट लग रही है मुझे, कि लीड बाय एग्जांपल, जनरोसिटी और डेडिकेशन टुवर्ड द मिशन। ओके सर, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन भी होते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है? तो वो आपके हिसाब से एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्लिनिक्स के लिए डॉक्टर को किन कौन से कोलैबोरेशन या कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहिए? जैसे कोई बिजनेस नेटवर्किंग कम्युनिटी होती है कोई, या कोई डॉक्टर के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो वो किस तरह से अपने कर सकते हैं आप एक हॉस्पिटल के लिए? डिपेंड्स अपॉन टारगेट ऑडियंस। एग्जांपल के तौर पे मेरा टारगेट ऑडियंस फीमेल है, राइट। तो मेरे जो फीमेल एनजीओ है वहाँ पे मुझे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों को अवेयर कर सकूं और मेरे ग्रोथ के लिए, मुझे नेटवर्क के लिए लोगों मिल सके, तो वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज ऐसी है कि उसको वाइजली यूज करना है, क्योंकि हर जगह पे टाइम हो जाने वाला है आपका, और टाइम इज रियली प्रीशियस। तो नेटवर्किंग में, कोलैबोरेशन में ये चीज हमें देखनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि जो डॉक्टर्स हमें पेशेंट रिफर कर सकते हैं या जिसको हम पेशेंट रिफर कर सकते हैं, उसके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ताकि दोनों में विन विन सिचुएशन हो सके। ओके। और सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए हमारे ऑडियंस को, थोड़ी एक्शनेबल एडवाइस दीजिए, क्योंकि ये जो जर्नी है, जो मेन हमारा टॉपिक है, जो उद्देश्य है बियॉन्ड द वाइट कोट, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर है जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं अभी वो हॉस्पिटल चला रहा है, बट वो वही माइंडसेट में है, पुराने वाले माइंडसेट में, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको एंटरप्रेन्योर, जो आप डॉक्टर की जो मैं शुरुआत में बात की, एक ही वर्ड्स में बताओ कि आपने जो बोला ना कि बियॉन्ड द वाइट कॉलर, राइट। तो वाइट कॉलर यानी लोगों ने एक चश्मा बना लिया है कि ये क्लिनिक चलाता होगा, हॉस्पिटल चलाता होगा, ऑपरेशन करता होगा, पेशेंट को देखता होगा, राइट। अगर वो कुछ अलग से करेगा तो लोग बोलेंगे कि डॉक्टर थे ना, वो करे से डॉक्टर होके ये कर रहा है, या लोगों को लोग जज करेंगे, तो उसको नहीं देखना है। हमें हमारे मिशन विजन के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। और पेशेंट को ट्रीट करना यानी ऐसा नहीं है कि 1-2 पेशेंट या 10-15-100 पेशेंट को मैंने मेरी कंसल्टिंग रूम में ट्रीट किया, मैं और 1000 पेशेंट को बिना मेरी कंसल्टिंग रूम में ही बैठे बैठे कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, उसके ऊपर फोकस करना है। तो सबसे बड़ी टिप यही है कि कुछ मोनोपोली नहीं रखे, या कुछ लोगों को आजू बाजू उसको सिखाने में थोड़ा हिचकाए नहीं, सारी चीज़ें हर लोगों को सिखाए। मतलब मेरा हॉस्पिटल का हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, हर चीज़ हर को लोगों को पता होती है, और कैसे होता है वो पता रहेगा। तो पेशेंट को ट्रीट करने में मुझे बहुत आसानी होती है, काफ़ी ऐसे डिसीजन लेने में मेरे लिए बहुत इजी होता है। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि उसमें मुझे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, मेरी टीम ही ले लेती है। तो ये एक प्रैक्टिकल टिप्स है। और एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोल सकता हूँ कि जो टाइम दो उस टाइम पे करो, इंटीग्रिटी। अब जो बोलते वो करो, जो नहीं बोलते वो फिर करने का मतलब अपने प्रोमिसेस को कीप करना है बस, कीपिंग द प्रोमिसेस। हर टीम मेंबर को ग्रो होने का चांस देना है, और हो ही सकता है। अगर मेरी नज़र में वो कामचोर है या निकम्मा है, वो मेरा नज़रिया है। एक्चुअल में उसको क्या ऐसा मिसिंग है या क्या ऐसा उसके साथ मैं करूँ ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। ओके, सो इसको थोड़ा समराइज करते हैं हमारे पॉडकास्ट को एंडिंग में। सो कहीं ना कहीं आपकी बात में से ऐसा लग रहा है कि तो टीम को हमको मैनेज करना है सही से, फाइनेंस को भी मैनेज करना है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम भी है, टेक्नोलॉजी भी है। इस 2 चीज पे एक आपका सक्सेस मंत्र गिन सकते हैं। यस, और एक सोशल मीडिया अवेयरनेस, और सोशल मीडिया अवेयरनेस, ऑब्वियसली। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जयदेव, क्योंकि आपका जो हमारा ये पॉडकास्ट रहा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम अगेन। थैंक यू।